Pakistan's #1 sound. FM 100. FM 100. Number 1 on the FM dial. FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद। जनाब मैं पूरबिया राजपूत, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं हेल्दी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ। और इस प्रोग्राम में आपको और हमारे साथ आधे घंटे के लिए तकरीबन, और इसमें हम बात कर रहे होंगे हर हफ्ते तकरीबन किया करते हैं, ऑल्टरनेट सैटरडेज किया करते हैं, कभी रेगुलरली करते हैं। किस टॉपिक पर बात? हाई ब्लड प्रेशर पे। आई एम श्योर कि अब आपको भी याद हो गया होगा हाइपरटेंशन पर। और अगर आप पहली बार प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही कारगर है। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार नहीं सुन रहे हैं और पहले सुन चुके हैं तो भी आपके लिए ये जरूरी है रिमाइंडर के तौर पर। प्रोग्राम में आपका हमारे साथ आधे घंटे के लिए, मैंने आपको बताया, हमारे साथ स्टूडियोज में एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए डॉक्टर साहब मौजूद है। मैं तारुफ करवाती चलूं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नवीद अहमद शेख। आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड रजिस्ट्रार इन NICPD। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ज़्यादा टेंशन मीन्स ऑब्वियसली परेशानी, या अगर आप उसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहेंगे तो ब्लड प्रेशर, बुलंद अफशार खून। किसी भी वजह से आपके रगों के अंदर जो खून दौड़ता है और उसकी रफ्तार तेज हो जाए, या रगों की सुकड़न की वजह से वहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगे, तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से होना शुरू हो गया हमारे माशरे में। हमारे पास कोई खास फैक्ट्स एंड फिगर, कोई नंबर है? और फिर अगर नंबर्स की हम बात करें तो क्या कोई खास लोग हैं, मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं जिनको हो रहा है? हाँ, ब्लड प्रेशर देखिए, मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं उसमें हमेशा 2-3 फैक्टर्स की बात करता हूँ। पहले भी बहुत जगहों पे माशाल्लाह मौका मिला है बात करने का इसी हवाले से। देखिए, जो भी चीज़ होती है जो हमें नज़र आना शुरू हो जाती है, वो ऐसा नहीं होता कि वो हमें आज नज़र आ रही है। इट वॉज ऑलवेज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, तो वो पहले भी नज़र आ रही थी लेकिन अब बढ़ गई है। और बढ़ क्यों गई है? क्योंकि हमने उसको ज़्यादा स्क्रीन करना शुरू कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि दूसरे हमारे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आजकल हम बैठे रहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना काम कर लिया है कि हमने खेल कूद से, ऑब्वियसली बचपन में खेल कूदना कम कर दिया है, और अब हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल की तरफ चले गए हैं और जंक फूड की तरफ चले गए हैं, जो हम लोग स्ट्रीट फूड ऐसे उठा लेते हैं और खाना प्रॉपर नहीं खाते। उसके बाद हमारा जितना भी लाइफस्टाइल है, हमारी स्लीप हाइजीन नॉर्मल नहीं। आपको पता होगा पहले लोग इशा की नमाज पढ़ के खाना खूना खा के सो जाया करते थे और फिर 6 बजे फजर की नमाज उठ जाया करते थे। अब क्या होता है कि आप 2-2:30 बजे तक जागते रहते हैं, 6 बजे फिर आप उठते हैं। आप तो बहुत अच्छा बता दिया तो मतलब मैं ये वो एक होता है ना कि रख रखाव करके दरमियाना रास्ता अपनाने वाली बात के लोग बोले हम तो नहीं जागते। तो 2 बजे तक तो आई एम श्योर 99% लोग जागते होंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद 6-8 बजे सबने काम पे जाना होता है कराची के अंदर। तो उन सारे चक्करों के अंदर जब आपकी स्लीप हाइजीन भी ठीक नहीं होती, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, आपका खाना पीना ठीक नहीं होता, फिर आस्ता आस्ता ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, आपकी शरियानों की सुकड़न बढ़ती जाती है, ब्लड प्रेशर का ऑब्वियसली उसमें फिर आपका बढ़ता चला जाता है। आपकी जो जिस्म है उसके अंदर जब नमकियात की बढ़ाव और चढ़ाव आता है तो फिर ये सारी चीजें खराब होती चली जाती है। अच्छा, एक बिगनर और एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताइएगा कि ये जो सुकड़न का आपने के बारे में बताया है, इसका यकीनन कोई ना कोई मरहला होता होगा, कोई ना कोई स्टेजेस होती होंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं, 100% सही कह रही हैं। उसमें देखिए, कुछ हमारे पास किस्म है ब्लड प्रेशर के। कुछ ब्लड प्रेशर ऐसा होता है जो जवान लोगों के अंदर पाया जाता है, तो हम उनको कहते हैं यंग इन हाइपरटेंशन। क्योंकि ये देखें, ये तो बिल्कुल एक गैर मामूली किस्म की बात है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है और कम उम्र में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी फिर कुछ वजूहात होती हैं। ठीक है,
तो जब उनकी जो वजूहात होती है हम उनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, लेकिन हम उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो जरूर किसी ना किसी वजह से हुआ होता है, या गुर्दों की वजह से होता है, या गुदूद के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ऊपर नीचे होने की वजह से होता है मर्द या औरत के अंदर, या और बहुत सारी छोटी छोटी वजूहात है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा चंक है, जो सबसे बड़ी वजह है, जो ज्यादातर 40 साल के बाद हमने देखा है हमारी आवाम में पाया जाता है, वो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई भी कॉज नहीं पता, तो हमारी होता क्या है प्राइमरी हाइपरटेंशन वो होता है जो विदाउट किसी भी कॉज के आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर का पता लगे, लेकिन जब आप उसको खोजने निकलेंगे वो क्यों हुआ है तो वो असल में पता नहीं लगता। वो है बेसिकली असल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो स्लोली बिल्डअप होता है, और वंस जब आप एक हाइपरटेंसिव डायग्नोज हो जाते हैं तो फिर वो हाइपरटेंशन आप सिर्फ दवाइयों के थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं। फिर आप वो ऐसे मैनेज नहीं कर सकते लाइक आपने उसका सेकेंडरी कॉज रिमूव कर दिया, जैसे गुर्दों को ठीक कर दिया तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। फिर वो ब्लड प्रेशर कभी भी ट्रीटेबल नहीं रहता, वो ऑलवेज मैनेजेबल हो जाता है। उसमें फिर हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है मुख्तलिफ दवाइयों के साथ, फिर उसमें मुख्तलिफ हमारे पास दवाइयां आ जाती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो बिल्डअप कैसे होता है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम बचपन से ही लाइफस्टाइल खराब होता है। दूसरा, जेनेटिक्स के अंदर उन लोगों को जिनके वालिद या वालदा या उनके घर के अंदर जो उनके सिबलिंग्स है, भाई या बहन है, उनमें से किसी को भी ब्लड प्रेशर रहा है तो ये ऐन मुमकिन है कि आपको भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये प्राइमरी की बात है? ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ क्योंकि इट इज लाइक रिलेटेड टू सम नॉट विथ सिंगल फैक्टर, बट ये मल्टीफैक्टोरियल चीज है जिसमें एक जेनेटिक्स भी है जिसकी मैंने अभी बात की। जेनेटिक्स का मतलब है कि वो जीनों के अंदर टेंडेंसी होती है ब्लड प्रेशर डेवलप करने की। वो आपकी आर्टरीज के अंदर स्टिफनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो तो जनरली है ना, वो आपकी बॉडी कैसे ग्रो करती है ये सब और सब जीन डिसाइड करते हैं। तो जब आपके जीन्स के अंदर ये प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली आपकी आर्टरी ज्यादा स्टिफ ग्रो होंगी, और जब वो ज्यादा स्टिफ ग्रो होती है तो दे वुड कॉज ब्लड प्रेशर। इट इज वन ऑफ द कॉज। दूसरे कॉजेज, इन चीजों को प्रोग्रेस कौन करता है, लाइक इन चीजों को स्पीड अप कौन करता है? एक चीज वैसे ही खराब है, उन चीजों को खराब करते हैं आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पहले बात कर चुका हूं, स्मोकिंग आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग इतनी ज्यादा कॉमन है, पहले भी थी, अब भी ज्यादा कॉमन है और बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम ये था कि यार 30-35 साल के बाद जब बच्चा कमाना शुरू करता था, बच्चा तो नहीं रहा ऑब्वियसली, मर गया, और तो वो फिर पार होता था तो एग्जैक्टली तो फिर वो ये सारी चीजें स्मोकिंग करते थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं स्कूल्स के अंदर इट्स वेरी कॉमन कि आपके जो यंग बच्चे हैं और वो एडिक्शंस, और स्पेशली स्मोकिंग तो इतनी ज्यादा कॉमन है कि लोग कहते हैं चलो यार स्मोकिंग कर लो बाकी चीजें ना करो। तो उसमें ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है हम सब लोगों के लिए। अच्छा। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जीन्स जब मिलते हैं तो ऑब्वियसली हमें मेजर कॉज उस वक्त तो कोई नहीं मिलता कि ये कॉज है कि हम उसको ठीक कर सकें, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि यार ये प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड पेशेंट हैज डेवलप्ड हाइपरटेंशन। अच्छा, ये जो प्राइमरी है इसमें खैर काफी सारी बात हो सकती है। एक तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा ना कि जीन्स में आपके पाई जाती है वो टेंडेंसी, तो चलो ठीक है आप ये एक्सेप्ट कर लोगे, बल्कि हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे मेरा क्या कसूर है मेरी फैमिली में किसी को वो था, तो यह है। तो अच्छा, इसके अलावा जो माहौलियाती आलूदगी की बात कर लें या बैड हैबिट्स की बात कर लें या बैड लाइफस्टाइल की बात कर लें, इसमें तो बहुत सारे लोग शायद डॉक्टर साहब आपके पास पेशेंट्स आते होंगे वो तो कभी तस्लीम नहीं करते होंगे कि ये वजूहात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, डिनाइल में रहते हैं, हम लोग तो हम तो हैं ही डिनाइल वाली कौम। अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर ले, सिर्फ मान ले कि हम गलत है, तो ऑब्वियसली हम अगले दिन सही हो जाएंगे। तो अल्लाह हम सब लोगों को तौफीक अता फरमाए। हमारे पास डिफरेंट किस्म के मरीज आते हैं, उसमें ऑब्वियसली डिफिकल्ट वन, इजियर वन, वो कुछ ऐसे होते हैं जो खुद बताते हैं डॉक्टर साहब मेरी आदत खराब हो गई, आई हैव टू जस्ट चेंज दोस। तो आप उसको बताएं कैसे चेंज कर सकते हैं, हम उनमें भी उनको हेल्प आउट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बताते रहते हैं वो दवाई भी नहीं खाते। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, हम एज अ फिजिशियन मेरे लिए जो मैं चाहूंगा कि आपके तवज्जुल से लोगों को कहूं कि प्लीज दवाई खाएं। प्रॉब्लम ये होता है लोग ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है ऐसे ही है, बस डॉक्टर साहब ने एक दिन दवाई दी, आज ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो कल नहीं बढ़ेगा, तो वो ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूं एज अ हाइपरटेंशन के वाले से, वो दवाई ना खाना या नॉन कंप्लायंस है, चाहे वो फार्माकोलॉजिकल कंप्लायंस हो या वो नॉन फार्माकोलॉजिकल। मतलब अब मैं इनको थोड़ा सा उर्दू में बताता हूँ। फार्माकोलॉजिकल का मतलब दवाई के हवाले से अगर मैंने किसी को दवाई तजवीज की है तो दवाई खानी की नहीं खानी। दूसरा वो जो मैंने उनको तजावीज दी है कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर ये चेंजेस लानी है, तो फार्माकोलॉजिकल तो चलो हो जाए, मतलब अगर मैं किसी को दोनों तजावीज दूं तो आई एम श्योर कि 50 से 60% लोग दोनों ही नहीं मानेंगे। लेकिन उसमें से अगर कोई कुछ मानेगा तो ज्यादा दवाई खा लेगा, लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकल लाइफस्टाइल को चेंज करना नोबडी वांट्स, कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हर किसी की बिजी रूटीन है। स्पेशली कराची की अंदर बात करेंगे, सुबह से लोग निकलते हैं थके आ रहे, जब दोपहर में वापस लौटते हैं तो सो जाते हैं, शाम की चाय पीते हैं, ड्रामे देखते हैं,
फिर इधर गपशप की, ये किया और रात को फिर सो गए। नोबडी हैज टाइम टू गो जिम। बहुत सारे लोग करते भी होंगे, आई एम श्योर, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। उसकी नियत भी पता है क्या होती है? वो मसल्स फुलाने वाली होती है, एग्जैक्टली। तो उसमें भी मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए कि कौन सी वर्जिश जो है वो इसके लिए बेहतर है और कौन सी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। ऑब्वियसली जब प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होते तो ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। जा भी रहे हो, लोग कहेंगे कि 6 महीने हो गए, नजर तो नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है नजर आए, अगर फिजिकली मतलब फिट है और एक्टिव है और पहले से ज्यादा एंथुसियास्टिक किस्म का नजर आ रहा है बंदा, तो ये काफी होता है वैसे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरा आपसे अगला सवाल होने से पहले मैं तमाम लिसनर्स और व्यूअर्स को भी प्रोग्राम में शामिल कर लूं। प्रोग्राम स्पेसिफिकली कराची के लिए है और तमाम सुनने वाले जो फेसबुक के थ्रू हमें दुनिया भर में या मुल्क भर में देख रहे हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हेल्दी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल के साथ। मैं हूं रबिया राजपूत और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर नवीद अहमद शेख। आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा रजिस्ट्रार हैं ICVD में। हमारे पास इस प्रोग्राम में बात करने के लिए जो मौजू है आज वो है हाइपरटेंशन। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उनके साथ कोई मसला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है। जाहिर है आप अपने आप को सबसे बेहतर समझते हो, जितना शायद आप किसी को एक्सप्लेन करोगे उससे बहुत बेहतर आप अक्सर आप कहते हो ना मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद को समझ रहे हो। प्रॉब्लम है, आपको अंदाजा है, और हो सकता है इसमें ये वाली कैटेगरी भी हो कि डॉक्टर के पास भी गए और डॉक्टर ने बता भी दिया कि आपको ये हेल्थ इशू है, वो हाइपरटेंशन है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में बेहतरी लाने की जरूरत है, लेकिन इलाज नहीं करवा रहे हैं और उससे एक कदम पीछे कर ले तो पता है कि कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे, प्रॉब्लम का नाम ही नहीं है। तो ये जो इलाज ना करवाना है और ला इल्मी है और अपनी आंखों पे पर्दा डाल लेना है, कितना खतरनाक हो सकता है? वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, स्पेशली ब्लड प्रेशर के हवाले से। अब ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ये है कि ब्लड प्रेशर में कोई आसार मरतब नहीं होते। लाइक ब्लड प्रेशर ऐसा नहीं है जैसे पेट में दर्द होगा तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपने फौरन से गोली ले ली, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। या बहुत सारी ऐसी, जैसे दिल का खुदा न खासा किसी को अटैक हो तो आपको दिल का दर्द होता है, फिर आप फौरी वक्त अस्पताल में चले जाते हैं। ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके कोई आसार नहीं है, उसका कोई सिम्टम नहीं है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि वो लॉन्गर टर्म के अंदर आपको इतना आपके जो उज़ा हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, वो उसको इतना डैमेज कर देता है कि वो आपको बाद में 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको पता लगता है कि यार अब तो मुझे दिल का अटैक हो रहा है ब्लड प्रेशर की वजह से, मेरे गुर्दे खराब हो रहे हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, अच्छा। मेरी आंखों की बीनाई कम हो गई है ब्लड प्रेशर की वजह से, मुझे दिमाग का स्ट्रोक या अटैक हो गया है या नस फट गई है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो वो होता कब है? वो इमीडिएटली होता है जब हम सब कुछ कर चुके हैं, क्योंकि पहले तो हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो एकदम से जब हमारे सामने आता है तब आपके हाथ में कुछ होता नहीं करने को, बजाय उसके कि आप उसको सिर्फ उन चीजों को मैनेज कर सकें, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये इसलिए ये लोगों को समझाना इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपके साथ प्रॉब्लम है अनटिल एंड अनलेस नंबर आपके सामने आ रहा हो। मेरे पास क्लिनिक के अंदर जो मैं अपने मरीज देखता हूं उसमें सबसे ज्यादा वो लोग आते हैं जो आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर 140 150 था और मेरा नीचे का ब्लड प्रेशर 90 60 था। उसमें प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ये ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है ये सर के दर्द की वजह से बढ़ा हुआ है या सर का दर्द इज अ सिम्टम फॉर ब्लड प्रेशर। तो ये एक बहुत, मैं आज आप लोगों को वाजिया कर लेता हूं कि सर का दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो सर का दर्द होता है वो सर के दर्द की वजह से ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। अच्छा। तो हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि जब आपको सर का दर्द हो रहा था, आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया, उस वक्त 150 आ रहा था, आपने गोली खा ली, आपने कहा डॉक्टर साहब मैं तो ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूं, कभी भी नहीं, कतई नहीं। वो आपका फिजिशियन आपको डायग्नोस करके बताएगा कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपका फिजिशियन आपको मल्टीपल, उसका एक तरीकेकार होता है। आप ऑब्वियसली सुनने वाले ये सुनना चाह रहे होंगे कि आप कैसे डॉक्टर साहब को पता लग जाता है। जब हमने देखा आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरे पास आएंगे तो मैं देख के तो वो देखने का कोई आला नहीं होता कि ब्लड प्रेशर बढ़ा। उसमें ये होता है कि हम डिफरेंट जगहों पे रीडिंग्स चेक करते हैं ब्लड प्रेशर की। जब ब्लड प्रेशर की हम रीडिंग्स चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे पास कोई रेंज मौजूद होती है कि इस रेंज के अंदर अगर ब्लड प्रेशर आ जाएगा तो हम कहेंगे यार आपको ब्लड प्रेशर हो गया। इस रेंज में अगर ब्लड प्रेशर आएगा तो वी नीड फ्यू मोर रीडिंग्स, कि इतनी 4-5 रीडिंग्स आएंगी तो हम कहेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर और इस स्टेज पे ब्लड प्रेशर है, आपको फिर ट्रीटमेंट उस हिसाब से होगा। तो वो सारी एक चीजें हमारे पास होती हैं। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ब्लड प्रेशर की दवाई जो है आपको ताहयात लेनी है। अब ये ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर नहीं, अगर प्राइमरी ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी की नहीं बात कर रहा, जो 40 साल से ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, उसके अंदर आपको दवाई ताहयात लेनी। तो इसलिए ये डायग्नोज करना कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंस यू विल बी डायग्नोज्ड एज अ ब्लड प्रेशर लाइक हाइपरटेंसिव, तो हमने फिर आपको वो जिंदगी भर आपको दवाई रखना है, ऑब्वियसली छोटी दवाइयों से फिर बड़ी दवाइयों से, इस तरीके से चीजें चलती चली जाती है। ठीक है, उनकी ट्रीटमेंट की कैटेगरीज हो सकती है, उसकी भी हम बात कर लेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन आपने जब इससे पहले वाली बात कही थी उससे हम ये समझ पाए हैं कि हाइपरटेंशन एक ऐसा मर्ज है जो आपके जिस्म के आज़ा को दीमक की तरह से खा लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है, 110% ऐसा ही है। ओके जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब घर पे मॉनिटर करने की बात कर लें या डॉक्टर के पास आके आपने कहा कि फिजिशियन आपको बताएगा कि आप हाइपरटेंसिव हैं या नहीं हैं, क्योंकि वंस आप जाते हो और इसके लिए जरूरी है, हमें काफी हमने प्रोग्राम्स किए तो इसलिए हमें ये बात पता है कि आपको रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप्स के लिए जाना होता है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं या नहीं है, रूटीन में जाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि अब आप किस स्टेज पर आ गए हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप गए हैं रेगुलर चेकअप के लिए और आपको पता चला है कि हाइपरटेंशन आपको है ये मर्ज, तो अब आपने घर पर रहते हुए मॉनिटर करना है। कब कब टेस्ट करना चाहिए, क्या क्या तरीकेकार होता है हाइपरटेंशन को टेस्ट करने का, ब्लड प्रेशर को चेक करने का? देखिए सबसे पहले तो ये कि वो हजरात जिनके फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, वो और जिनका लाइफस्टाइल इज लाइक वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो हम पहले बात कर चुके हैं, तो उनको 40-45 साल में वंस इन अ ईयर अपना चेकअप कराना चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, सारी चीजें होती हैं, उसमें ब्लड प्रेशर का टेस्ट भी होता है। अगर किसी रीडिंग पे उनका ब्लड प्रेशर हाई आता है तो डॉक्टर साहिबान जितने भी ऑब्वियसली हमारे फिजिशियंस हैं या जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो उसको फर्दर इवेल्युएट करते हैं। वो कैसे इवेल्युएट करते हैं? वो उनकी मल्टीपल जगहों पे रीडिंग्स लेते हैं, एक अपने पास लेते हैं, फिर हम उनको कहते हैं कि अगर मेरे पास ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज्यादा आ रही है, आप जरा घर पे भी लेके देखें। या एक एम्बुलेंट्री ब्लड प्रेशर मॉनिटर आता है, उसमें क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर का वो हम लगा देते हैं आला अपने बाजू पे या किसी जगह पे, वो 24 घंटे में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइम पे आपकी रीडिंग्स लेता रहता है, सोने में भी लेता है, जागने में भी लेता है। फिर वो एक एवरेज ब्लड प्रेशर निकाल के हमें जब देता है एक रीडिंग, तो हमें पता लग जाता है कि इनका एवरेज पूरे दिन में ब्लड प्रेशर ये रहा है। तो जब वो एवरेज ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर है, या एवरेज ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पे होता है तो हम कहते हैं कि आपको भी ब्लड प्रेशर हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर को हम उसको फिर उस तरीके से डील कर रहे होते हैं, या हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बता रहे होते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हम बाद में बात करेंगे कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, हमें कैसे उसको कॉप अप करना है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो उसमें होता है बेसिकली ये है कि तरीकेकार ऐसा होता है कि उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे पास। पहले हम स्क्रीन करेंगे, उसके बाद फिर हम मॉनिटर करेंगे, उसके बाद हम डायग्नोज करेंगे कि पहले स्क्रीन किया, हमें एक चीज मिल गई, फिर हम देखेंगे कि या वाकई वो चीज हमें मिली है, वो मौजूद है या नहीं है। फिर अगर वो मौजूद है या वो आने वाली है, मौजूद होने वाली है, तो फिर हम उनको जो है आगे लेके चलते हैं। फिर हम उनको 6 मंथली ईयरली उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनको रीडिंग्स लाने का कहते हैं, और जब उसमें चीजें बड़ी भी मिलती हैं तो हम कहते हैं कि आप ब्लड प्रेशर डायग्नोज। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब, मुझे उसूलन तो आपसे ये सवाल करना नहीं चाहिए कि वो कौन सी अलामात होंगी जिस पर आपको ये पता चलेगा कि आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि आपने ये कहा है कि ये खामोशी से आपके जिस्म में जगह बना लेता है। लेकिन अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि डॉक्टर को पता चलता है कि अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, अभी आप हाई रिस्क पर हो। ये क्या तरीके का है? ये मुझे पता चलेगा या आप कंसल्टेंट को पता चलेगा? बिल्कुल जबरदस्त, आपने बिल्कुल जबरदस्त सवाल पूछा है, लेकिन वो कंसल्टेंट को ही पता लग सकता है, क्योंकि देखें कंसल्टेंट को इसलिए नहीं पता लगेगा कि कंसल्टेंट के पास कोई वो है, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव लाइक डिफरेंट टूल्स, नंबर 1, नंबर 2 मेथोडोलॉजीज है जिसमें हम रीडिंग्स का एवरेज निकालते हैं, देखते हैं, उसमें डिफरेंट रिकमेंडेशंस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास आ रही होती हैं, हमको पढ़ रहे होते हैं, फिर हम देख रहे होते हैं। देखें ब्लड प्रेशर जो आपने मुझसे सवाल किया कि उनको पता लगेगा होने वाला है, वो मैंने आपको पहले ही बात की कि कुछ लोगों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द, थकावट रहना, सांस फूलना, ये कुछ लोगों में होता है। हाँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी में हुई जनाब। तो उसमें ये होगा कि अगर आपकी, मैंने आपको बताया आप हाई रिस्क हैं, आपकी फैमिली में टेंडेंसी है, आप स्मोकर हैं, आपका लाइफस्टाइल नहीं है ठीक, तो बेहतर है कि आप 45 साल बाद 40 साल बाद आप ईयरली अपना चेकअप करवाएं। तो जब डॉक्टर साहब आपकी रीडिंग्स देखेंगे ब्लड प्रेशर की, वो जब बढ़ती हुई उनको नजर आ रही होंगी तो वो कहेंगे कि आप बॉर्डर लाइन पर हैं। तो उसका एक नंबर होता है, लाइक अगर मैं कहूं कि आपका ब्लड प्रेशर 130 से कम रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर 130 से जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर का सिस्टोलिक ज्यादा होता है, हमको कहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर होने वाला है। वंस आपका
40 क्रॉस कर जाए तो हम कहते हैं आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको नंबर्स जो है ना, ये मैं आपको एग्जैक्टली इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये नंबर्स में काफी जोल होता है, फिर लोग क्या करते हैं इसको कोट करना शुरू कर देते हैं कि मेरा तो ब्लड प्रेशर 130 से कम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि हमें उसको किस तरह डायग्नोज करना है, उनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो सारी चीजें वो आई थिंक वो यहाँ डिस्कस करना फिजूल है क्योंकि वो सुनने वालों के लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी। अच्छा, ये जो बात है ना कि हुआ नहीं है हो जाएगा, इस एलओसी पर इश्तिहाल अंगेजी से बचाने के लिए भी तभी मुमकिन होगा डॉक्टर के लिए जब आप रेगुलरली चेकअप करवाते होगे तवातुर से। ये वाला नहीं कि एक डॉक्टर के पास गए, दूसरे के पास गए, उसने ये कहा था मुझे ये लग रहा है, छोड़ें ये वाली मेडिसिन तो मुझे दादी ने भी इस्तेमाल की थी, कोई फर्क नजर नहीं आया था फॉर एग्जाम्पल, तो मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ। अपने भी दिमाग लगा रहे हैं, डॉक्टर से भी, और कंफ्यूज चल रहे हैं, 10 और लोगों से मशवरे भी हो रहे हैं। तो तवातुर से एक तो आपको एक फिजिशियन को चूज करना होता है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल अच्छा स्टूडेंट बनके, बिल्कुल स्टूडेंट भी अच्छा बनके। और उसके अंदर एक मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक तो देखें चेक कराना। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ा सवाल आता है कि डॉक्टर साहब हमें तो ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना आता घर पे, हम कैसे चेक करें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उसको फिर क्लिनिक भेजते हैं तो फिर वो हमारा क्लिनिक वाला ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो दोनों की रेंजेस अलग अलग हैं। तो उसके अंदर कुछ आलात आते हैं घर पे रखने के, या ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत आसान है। अगर आप सीख जाए किसी नर्स से या अपने करीबी क्लिनिक में किसी डॉक्टर से, तो बेहतर ये होगा कि आप घर पे अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक करें, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे 200-300 कम से कम फीस ले लेगा, फिर ब्लड प्रेशर चेक होगा तो उसमें वो कहेगा यार इतनी तो मैं दिहाड़ी नहीं कमाता, उसके बाद फिर मैं कैसे अपना ब्लड प्रेशर चेक कराऊं। तो ये भी चीजें हमें देखनी होंगी एज ए पाकिस्तानी नेशन। हाँ नहीं बिल्कुल, ये क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो आप क्लिनिक में फेस करते हैं, तो इतनी रेगुलर करने वाली चीज है ये कि आप हर दूसरे तीसरे दिन या हर महीने तो आप शायद वक्त भी ना निकाल पाओ, वो तो वक्त आप अपने लिए भी नहीं निकालते होगे। सोने से पहले कि आप आधा घंटा अपने आप से बात करते हैं कि दिन भर आपने क्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना भाई। इसमें यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हमें होलिस्टिक होकर इस अप्रोच को अपनाना होगा, हमें रियलिस्टिक होकर ये सोचना होगा कि हमें इस मसले को हल करना है कि नहीं करना। लेकिन इफ यू आर लाइक टेकिंग इट वेरी कैजुअल कि यार ठीक है ब्लड प्रेशर हो गया, कोई मसला नहीं, अब्बा को भी था, 4-5 साल चले, उसके बाद फिर ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, तो बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो इसको इतना कैजुअल लेते हैं, फिर हमें उनको समझाना पड़ता है। तो इसलिए मेरा जो ज्यादा फोकस है वो ये है कि यहाँ पे लोगों को पता लग सके कि ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा बड़ा मसला है, कितना ग्रेव इशू है, और हमें किस तरह उसको जो है एड्रेस करना है। अगर आप कैजुअल ले रहे ना हाइपरटेंशन को अब तक भी, तो जो प्रॉब्लम आएगी ना उसके रिजल्ट में वो कैजुअल नहीं होगी। एग्जैक्टली वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। आप ये सोचें कि मेरे पास एक बात कर लेते हैं ना नुकसानात क्या हो सकते हैं। हाँ, तो मैं असल में इसमें अभी मुझे एक वाकया याद आ गया, तो मैं इसलिए आई वांट टू शेयर, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि मेरे पास मेरा एक पेशेंट था, ही वॉज लाइक 42 ईयर्स ओल्ड। तो वो मेरे पास काफी आता था, लेकिन मैं ऑलवेज उसके साथ ये होता था कि वो लाइक वो हमेशा उसका जो बिहेवियर था वो बड़ा कैजुअल था। डॉक्टर साहब मैं तो नहीं कर सकता, और वो उसकी एक मीडियोकर सी जॉब थी, तकरीबन कोई 35-30 हज़ार की प्रॉब्ली जॉब होगी, प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तो मेरे पास उसने काफी विजिट्स करता था, लेकिन उसमें ये होता था कि वो आया फिर 1 साल बाद काफी विजिट कर लेता था। उसमें ये था कि वो 1 साल आता था, उसके बाद जब उसको कोई प्रॉब्लम होता था वो आता था, अदरवाइज वो नहीं आता था। और वो प्रॉब्लम ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता नहीं था। तो मैं हर बार उसको ये कहता था कि इर्तिजा तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर है ना वो बढ़ा हुआ है तुम्हारा, लेकिन वो हमेशा इस चीज को लाइक बहुत कैजुअल लेता था। नहीं डॉक्टर साहब ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये तो उसको भी होता है, उसको भी होता है। देन फाइनली ही हैड अ स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। तो व्हेन ही वाज 48 इयर्स ओल्ड, तकरीबन इतना ही था। तो जब 48 इयर्स ओल्ड में उसको वो 48 साल में जब उसको दिमाग का अटैक हुआ, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई हमारे पास? प्रॉब्लम ये आई कि उसका आधा जिस्म जो है काम करना छोड़ गया। अब उसके 2 बच्चे थे, उसकी बीवी थी। तो अब मुझे इतना अफसोस होता था, मैं ऑब्वियसली उस कंडीशन में तो कुछ नहीं बोल सकता ना कि अब देखो तुमने अपने साथ क्या कर लिया, लेकिन मैं अब सुनने वालों को ये बोल सकता हूँ कि देखें इर्तिजा ने अपने साथ क्या किया। उसने अपने 8 साल की जिंदगी अपना ख्याल ना करते हुए 48 साल के अंदर वो चीजें उनको मतलब फेस की जो still very young, 48. ठीक है ना, 48 years too young to like had all these things. उसके बाद फिर ऑब्वियसली बेड बाउंड हो गया और वो इतना डिप्रेस हो गया, एंड देन फाइनली he left us after 2 years. तो कहने का मकसद है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख होता था कि एक चीज जो कंप्लीटली प्रिवेंटेबल थी, हम सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मरीज के ना सुनने और उसको उस चीज की उसकी ग्रेविटी को, उसकी इंटेंसिटी को ना जानते हुए अपने साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम कर लिया जो उसको पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ।
और उसमें मैं कसूरवार ज्यादातर डॉक्टर्स को ठहराता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारा काम है पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करने का, एजुकेट करने का, कि लोगों को बताने का कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को नहीं पता ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम उनको बताएंगे इतना बड़ा प्रॉब्लम है, देन ऑब्वियसली उनमें से आधे ठीक होंगे, आधे बाद में ठीक होंगे, और फिर आस्ता आस्ता किस्सा चलता चला जाएगा। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेट्स कम टुवर्ड्स दी कंक्लूजन। ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे, इलाज की हम बात कर लेते हैं इख्तिताम पर। क्या तरीकेकार होता है, क्या आप सजेस्ट करते हैं, क्या मराहिल होते हैं, कितना वक्त दरकार होता है? हाँ, सबसे पहले तो हमने जैसे पहले बात की कि हम चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर के रीडिंग्स क्या हैं, और वो कभी भी एक तो ये होता है कि अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स मुस्तकिल बहुत हाई आ रही हैं, लाइक एक मेरे पास पेशेंट आया क्लिनिक में इमरजेंसी में, या पेशेंट बाज़ औक़ात इमरजेंसी में भी लैंड करते हैं सांस फूलने की वजह से, या इन चीज़ों दिल के धड़कन बढ़ने की वजह से, दिल के दर्द के साथ, फेफड़ों में पानी के साथ, ये सारी वजूहत होती हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फालिज के साथ, ये बहुत ज़्यादा ये वजूहत होती है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एक मिनट है आपके पास। हाँ, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपको फिर फौरी वक्त दवाई पे रख देते हैं, 2 या 3 दवाइयाँ जो भी होती हैं, पहले उनको दाखिल करते हैं, या दाखिल करना होता है नहीं करना होता, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करके उनको दवाई पे रख देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन मरीजों के लिए होता है जिनका ब्लड प्रेशर रेंज में होता है और कभी कभी आउट ऑफ द रेंज चला जाता है। उनमें हमें डिफरेंट जगहों पे रीडिंग्स लेते हुए उनका एवरेज निकालते हैं। जब वो एवरेज निकाल के हमें पता लगता है, फाइनली एक नंबर हमारे हाथ में आता है कि नहीं यार, ये ब्लड प्रेशर तो हाई है, हमें इससे कम रखना है। जो कम रखने की मिकदार है वो मैं इसलिए वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको ख्याल करना होगा। आपका अपर जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आपको ऊपर का ब्लड प्रेशर है, वो 130 से कम रहना चाहिए, और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 80 से कम रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें दवाई ऑब्वियसली देते हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 130 और 120 के बीच में रह रहा होता है, और कभी कभी 135 हो जाता है। तो उनको हम ये बोलते हैं कि आप अपना वजन कम करें, आप नमक की मिकदार कम करें, ठीक है, आप उसके अलावा कम चिकनाई वाली चीजें खाएं, आप जो नली न्यारी पाए जो हम रेगुलरली यूज कर रहे होते हैं वो हम ना करें तो कम मिकदार में करें, और वॉक करें। इन चीजों से क्या होता है, जब आप वॉक करते हैं, 1 किलो वजन घटाने से तकरीबन 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ब्लड प्रेशर या 1.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब हम वो काम करते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाता है। सब्जियों के इस्तेमाल से, फाइबर डाइट इस्तेमाल करने से ऑब्वियसली आपकी जो शरियाने हैं उसके अंदर जो तनाव है वो कम हो जाता है। जब ये सब चीजें कम होती चली जाती हैं तो ब्लड प्रेशर के अंदर कम से कम 5 से 6 मिलीमीटर मरकरी का हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर 130 था, ऑब्वियसली 135 था या 136 था, तो जब मैं ये सारी चीजें आपको तजवीज करता हूं और आप करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 130 से कम आ जाता है, जो मेरा टारगेट है। तो जब आप वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो मैं कहता हूं ठीक है, ये कंटिन्यू रखें। फिर हम उसको 6-6 महीने 1-1 साल बाद उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं और देखते रहते हैं। अगर वो ब्लड प्रेशर से कम रहता है तो हम उनको कहते हैं आप यही करते रहें, लेकिन अगर वो ब्लड प्रेशर मुस्तकिल बढ़ा हुआ रहता है तो फिर हमको छोटी मोटी दवाई तजवीज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, इसके लिए जरूरी ये है कि आप कंसल्टेंट के पास जाएं, राब्ता करें इनसे, और सिर्फ राब्ता ना करें बल्कि राब्ते में रहें, अपना ख्याल रखें। अगर आपको अपनी बॉडी में चेंजेस नजर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और फिर जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करें उनसे राब्ते में रहते हुए उस पर अमल पैरा होना चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। और इर्तिजा जैसा केस हम नहीं चाहते कि हम और देखें, तो अपना ख्याल कीजिए, अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। डॉक्टर नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे थे, अभी आप कहीं नहीं जाइएगा। प्रोग्राम आप सुन रहे थे हेल्दी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल के साथ, मैं हूं रबिया राजपूत। इस सेगमेंट से मुझे दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड टू FM 100 पाकिस्तान। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100.